हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण। अगर आपके पास भी ये बुक है और आप BA ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। अगर आपने ये बुक भी नहीं पढ़ी है तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले होने वाले हैं। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ देख ली तो आप ईजिली पास हो जाएंगे, बिना बुक पढ़े अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि इन वीडियोज़ में मैंने पूरे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। देखिए, ये जो वीडियोज़ हैं ये 2-3 पार्ट में हो सकती हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो आए आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएँ। एंड लास्ट में एक मर्ज वीडियो होगी जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा, यूरो विकेंद्रवाद को परिभाषित कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में यूरो विकेंद्रवाद को परिभाषित करना है और साथ में आपको तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इसका क्या प्रभाव है, इसकी विशेषता बतानी है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे परिचय से। परिचय में आप इस तरह से लिखेंगे, यूरो विकेंद्रवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें यूरोपीय विचारों, मूल्यों, संस्कृति, इतिहास और अनुभवों को सार्वभौमिक मानक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत यूरोप के जो विचार हैं, मूल्य हैं, संस्कृति है, इतिहास है, अनुभव है, उनको सार्वभौमिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन दृष्टिकोणों में यूरोपीय समाजों को उन्नत, आधुनिक और श्रेष्ठ मानते हुए अन्य गैर यूरोपीय समाज की तुलना में उन्हें पिछड़ा या परंपरागत दिखाया जाता है। यानी इसके माध्यम से जो यूरोप के देश हैं उन्हें ही आगे और उन्हें श्रेष्ठ दिखाने का कार्य करते हैं, और जो पिछड़े हैं उन्हें परंपरागत या फिर अन्य पिछड़ा ही दिखाया जाता है, जो गैर यूरोपीय देश हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। यह विचार औपनिवेशिक युग के दौरान और उनके पश्चात विशेष रूप से मजबूत हुआ जब पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को आदर्श मानते हुए बाकी दुनिया पर थोपने का कोशिश की। यानी देखिए, ये लोग क्या है, अपनी जो संस्थाएं हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें आदर्श मानते हैं और बाकी दुनिया पर थोपते हैं। किसके बाद? आधुनिकता के बाद। तो इसी वजह से ये स्टार्टिंग वहीं से मानी जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद का प्रभाव। अब हम देखेंगे जो हमारी तुलनात्मक राजनीति होती है उसमें यूरो केंद्रवाद का क्या प्रभाव है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यूरो केंद्रवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट है। किस तरह से? तो पहला हम देखेंगे पश्चिमी मॉडल को आदर्श मानना। किस तरह से पश्चिमी मॉडल्स को आदर्श माना जाता है? हर चीज़ में, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं वो अपने आप को हमेशा एक आदर्श के रूप में देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की शुरुआत में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मॉडलों के आधार पर ही अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है। यानी इन देशों को मॉडल के रूप में माना जाता है कि इन देशों की सबसे अच्छी सारी चीज़ें हैं। यानी ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की, इन सब की सबसे अच्छी चीज़ें हैं। राजनीति हो गई, आर्थिक हो गई, तो इन्हें मॉडल मान के अन्य देशों की तुलना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिकता और विकास की परिभाषा। किस तरह से इसने आधुनिकता और विकास की परिभाषा दी है? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, यूरो विकेंद्रिक दृष्टिकोण के तहत आधुनिकता को पश्चिमी ढांचे जैसे पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र और औद्योगिकरण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इस कारण विकासशील देशों के वैकल्पिक मॉडल या सांस्कृतिक विशिष्टताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जो हमारे विकासशील देश हैं, जैसे कि हमारा भी देश है जो भी विकासशील है, तो इनके जो विकासशील मॉडल होते हैं, सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं होती हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हम हमेशा यूरोपीय देशों को ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, औपनिवेशिक विरासत की उपेक्षा। किस तरह से औपनिवेशिक जो विरासत है उसकी भी ये उपेक्षा करता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे,
यूरो केंद्रित तुलनात्मक राजनीति में औपनिवेशवाद द्वारा पैदा की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलनों की अनदेखी की गई। पश्चिमी संस्थाओं को स्वाभाविक मानकर उन्हें बाकी दुनिया पर लागू करने की कोशिश की गई, क्योंकि पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो भी चीज़ें थी, चाहे उनका खान पान हो, रहन सहन हो, या फिर उनकी राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी को पूरी दुनिया पर थोपने की या एक ऐसे कहें कि लागू करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्ञान उत्पादन की असमानता। किस तरह से जो ज्ञान उत्पादन है उसकी असमानता है, इसमें आप लिखेंगे अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक दृष्टिकोण यूरो अमेरिकी विद्वानों द्वारा विकसित किए गए, जिसके दक्षिणी गोलार्ध के देशों का अनुभव हाशिए पर चला गया। स्थानीय ज्ञान प्रणाली और ऐतिहासिक संदर्भ को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। यानी देखिए, ज़्यादातर जो हमारे सिद्धांतकार होते हैं या फिर जो हमारे तुलनात्मक लोग होते हैं, वो यूरोपीय जो अमेरिका है या यूरोप के देश हैं वहीं पे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध के लोग हैं उनका जो इतिहास है या ये कहें उनकी जो नॉलेज है एक तरह से हाशिए यानी ख़त्म होने की कगार पर आ गई, क्योंकि हर चीज़ में जो परफेक्ट है वो यूरोप और अमेरिका के देशों के ये जो लोग हैं उन्हें माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे यूरोप विकेंद्रवाद की आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण। अब इसकी किस तरह से आलोचना होती है और इसकी किस तरह से वैकल्पिक दृष्टिकोण हम देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे समकालीन विद्वानों ने यूरोप विकेंद्रवाद की आलोचना करते हुए तुलनात्मक राजनीति में अधिक समावेशी, विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनाने की मांग की है, ताकि जो सभी चीज़ हैं या ये कहें सभी जो लोग हैं उन्हें समान देखा जा सके। जैसे कि पश्चिमेतर अनुभवों को महत्व, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राजनीतिक अनुभवों को स्वतंत्र संदर्भ में समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनके भी जो राजनीति है, इनके जो अनुभव हैं उनको भी शामिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका। किस तरह से पारंपरिक और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका है। इसमें केवल पश्चिमी संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्राम पंचायत, जातीय व्यवस्था, आदिवासी प्रशासनिक प्रणाली जैसी संस्थानीय तंत्रों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि इन लोगों पर भी ध्यान दिया जा सके। जो ग्राम पंचायत है, जाति व्यवस्था है, आदिवासी प्रशासन व्यवस्था है या प्रणाली है, उसको भी समझा जा सके। और जो हमारे सिर्फ पश्चिमी देश हैं उनसे ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा एक ही चीज़ को या फिर एक ही देश को केंद्र में नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे यूरो विकेंद्रवाद ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को लंबे समय तक प्रभावी किया, जिससे वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक पक्षीय व्याख्या हुई। हालांकि समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति की विधियां और दृष्टिकोणों में विविधता आई है, जो कि यूरो विकेंद्रवाद की सीमाओं को चुनौती देकर अधिक समावेशी और बहुसांस्कृतिक विश्लेषण की ओर बढ़ गया है या बढ़ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत उपागम व्यवस्था, उपागम, संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम की चर्चा कीजिए। यानी इसके अंतर्गत मेनली आपको संस्थागत उपागम व्यवस्था, उपागम और संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम किस तरह से, पहले हम देखेंगे परिचय में आप लिखेंगे संस्थागत उपागम तुलनात्मक राजनीति का एक प्रारंभिक दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान, नौकरशाही के संगठन, कार्यप्रणाली और परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो हमारी संस्थागत उपागम है, इसके अंतर्गत हमारा जो संसद हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, संविधान हो गया, और संविधान की जो नौकरशाही संगठन होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है या इन सभी से ये रिलेटेड होती है। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे इन उपागमों का मूल उद्देश्य औपचारिक संस्थाओं की संरचना और उनके नियमों के आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया को समझना है, ताकि औपचारिक रूप से सही सुव्यवस्थित रूप से सारी चीज़ों को चलाया जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, पहला आप लिखेंगे राज्य की औपचारिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि ये औपचारिक चीज़ों से ही जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाओं को स्थिर और निर्णायक तत्व मानता है, क्योंकि ये जो है ये स्थिर होता है और निर्णायक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कानूनी और संवैधानिक ढांचे को विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत हम कानूनी चीज़ें और जो संवैधानिक ढांचा है उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी सीमा में आप लिखेंगे
यह दृष्टिकोण अनौपचारिक क्रियाओं, संस्कृति और सामाजिक संस्कृति कारकों की उपेक्षा करता है, क्योंकि ये इनके अंतर्गत या इनके अंदर कार्य नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासशील देशों में अक्सर संस्थाएं पश्चिमी मॉडलों की नकल करती हैं, पर उनका व्यवहारिक व्यवहार भिन्न होता है। यह उपागम उसे नहीं पकड़ पाता। यानी देखिए, जो एक तरह से जो नकल होती है उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकासशील हैं, बट वो पश्चिमी मॉडलों की ही नकल करते हैं या फिर उनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं हर किसी की अपनी खूबी, अपनी एक स्पेशलिटी होती है जो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम किस तरह से, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे व्यवस्था उपागम डेविड ईस्टन द्वारा विकसित एक समकालीन दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीति को एक खुली प्रणाली के रूप में देखा जाता है। यानी ये जो है ये डेविड ईस्टर द्वारा विकसित एक समकालीन दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीति को एक खुली प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो पर्यावरण से आवेदन यानी इनपुट प्राप्त करता है और निर्णय यानी नीति आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी इनपुट प्राप्त करेगा और आउटपुट देगा। ठीक है, इस तरह से ये इसको परिभाषित करते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है इसमें आप लिखेंगे यह राजनीति को एक जटिल, गतिशील और अंतःक्रिया प्रणाली में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नागरिकों को मांग और समर्थन को इनपुट और सरकारी निर्णय को आउटपुट माना जाता है। यानी जो नागरिकों की मांग होती है उसको इनपुट माना जाता है, और जो सरकारी जो निर्णय होते हैं, ये सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको आउटपुट माना जाता है। क्यों? जब तक नागरिक मांग नहीं करेंगे, किसी चीज़ की मांग नहीं होगी यानी इनपुट नहीं होगा, तो उस चीज़ को बनाने या फिर उस चीज़ को निर्माण करने का क्या फ़ायदा। जब मांग होती है तभी तो कोई चीज़ आती है। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रणाली में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक की प्रक्रिया भी शामिल है, जो इसे गतिशील बनाती है। यानी जो भी हमारा आउटपुट निकल कर आया उसकी फीडबैक भी दी जाती है, जो इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाती है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे यदि किसी समाज में बेरोजगारी की समस्या हो तो लोग सरकार से नौकरी की मांग करेंगे, जो कि हमारा इनपुट हो जाएगा। सरकार अगर रोजगार योजना लाती है तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, और जनता संतुष्ट होती है तो यह हमारा सकारात्मक फीडबैक हो जाएगा। अब देखिए, जो फीडबैक है वो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है, वो डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका महत्व में आप लिखेंगे यह उपागम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाओं को महत्व देता है। यानी ये चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता परिवर्तन और नीति निर्माण को बेहतर समझने में मदद करता है। चाहे राजनीतिक स्थिरता हो या फिर परिवर्तन या फिर नीति निर्माण हो, सभी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। किस तरह से संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा में आप लिखेंगे यह उपागम गैब्रियल आलमंड और जेम्स ऑलमैन द्वारा विकसित किया गया था। यानी ये जो उपागम है ये इन दो व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया था। इसमें किसी भी राजनीतिक प्रणाली की संस्थाओं यानी संरचनाओं और उनके कार्यों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत मेनली तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है किसी भी राजनीतिक प्रणाली या फिर संस्था का। ठीक है, इसकी जो मुख्य अवधारणा है उनको देखेंगे। इसकी मुख्य अवधारणाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे हर समाज में कुछ सामान्य कार्य होते हैं, जैसे राजनीतिक समाजीकरण, हित अभिव्यक्ति, निर्णय निर्माण, नियम कानून आदि। ये सभी ऐसे कार्य हैं जो सामान्य होते हैं, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण होता है, हित अभिव्यक्ति होता है, निर्णय निर्माण होता है, नियम कानून बनते हैं। ये सभी के कानून या फिर सभी की राजनीति में हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आगे आप लिखेंगे विभिन्न समाजों में इन कार्यों को करने वाली संरचनाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे लोकतंत्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है, तानाशाही में यही कार्य कोई तानाशाह कर सकता है। यानी देखिए, हर किसी में ही कार्य होते हैं, लेकिन कार्य करने या फिर करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो वो संसद द्वारा करा जाएगा सारा कार्य, लेकिन अगर तानाशाह है तो किसी तानाशाह द्वारा ही या तानाशाही द्वारा ही किया जाएगा वो कार्य। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। मुख्य विशेषताओं में आप पहला लिखेंगे यह दृष्टिकोण क्रॉस कल्चरल तुलना की अनुमति देता है। यानी ये जो है ये क्रॉस
क्लास जो कल्चरल होती है उसकी तुलना की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं को समान महत्व देता है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों को समान महत्व देने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आधुनिक और पारंपरिक समाजों की तुलना में सहायक होता है, यानी ये हमारे आधुनिक हो गया है या फिर हमारी जो पारंपरिक समाज है, दोनों की तुलना में ये सहायक कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संस्थागत उपागम, व्यवस्था उपागम और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति को समझने के 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, जो कि अभी हमने देखा तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है उसको समझने में। ठीक है, संस्थागत उपागम पारंपरिक और अनौपचारिक ढांचे पर केंद्रित है, यह हमारा पारंपरिक और अनौपचारिक ढांचे पर केंद्रित होता है। और जो हमारा व्यवस्था उपागम है ये राजनीतिक प्रक्रिया को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम कार्य और संरचनाओं के संबंधों को समझने का एक लचीला और तुलनात्मक तरीका प्रदान करता है, जो कि एक तरह से तुलनात्मक या फिर ये कहें एक लचीली जो चीज़ होती है या लचीला जो सुझाव होता है वो प्रदान करने का कार्य करता है, ताकि उस चीज़ को अच्छे से समझा जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समकालीन समय में इन उपागमों को समन्वय प्रयोग तुलनात्मक राजनीति को अधिक व्यापक और गहराई से समझने में सहायक है। अब हम इन्हें अधिक व्यापक या फिर अधिक गहराई से समझने में ये व्यापक हैं, क्योंकि किस तरह से वो अभी हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलमंड और पावेल की संरचनात्मक कार्यात्मक उपागमों की विभिन्न सीमाओं की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको आलमंड और पावेल जो है इनकी संरचनात्मक जो कार्यात्मक उपागम है उनकी विभिन्न जो सीमाएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। किस तरह से करनी है, चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम गैब्रियल आलमंड और बी जैक्स पावेल द्वारा विकसित एक तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की अवधि है। यानी देखिए ये जो है ये इन दो द्वारा विकसित एक तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की एक अवधि के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इस उपागम में के अनुसार किसी भी राजनीतिक प्रणाली की विभिन्न संरचनाएं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आदि विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रणाली को स्थापित संतुलन प्रदान करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो ये प्रणाली है वो एक तरह से स्थापित हो पाती है और संतुलित जो है वो हो पाती है। ठीक है, इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है, लेकिन इसके बावजूद इस उपागम की कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। यानी देखिए ये जो है ये एक तरह से राजनीतिक प्रणाली में तुलनात्मक अध्ययन करता है, लेकिन इसके बावजूद ये उपागम और महत्वपूर्ण जो सीमाएं हैं उनको भी प्रकट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम की सीमाएं, यानी जो हमारा संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है इसकी क्या सीमा है। तो पहला आप लिखेंगे पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण। किस तरह से आलमंड और पावेल ने जिन राजनीतिक कार्यों और संरचनाओं की चर्चा की है वह मुख्यतः पश्चिमी उदार लोकतंत्र पर आधारित है। यानी इन दोनों ने जितनी भी जो राजनीतिक कार्य या फिर संरचनाओं की चर्चा की है ज़्यादातर वो पश्चिमी जो उदार है या पश्चिमी जो लोकतंत्र है उन्हीं पर आधारित है। सारी चीज़ें पश्चिमी जो चीज़ें हैं उन पर ही आधारित इन्होंने चर्चा की है। जैसे जैसे इन मॉडलों को विकासशील देशों पर लागू किया गया यह स्पष्ट हुआ कि वहाँ की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता भिन्न है और यह मॉडल उन्हें पूरी तरह समझने की असमर्थ है। यानी देखिए जैसे जैसे इसे विकसित देशों पर लागू किया गया है तो ये विकासशील देशों का मॉडल, पर जैसे जैसे विकसित देशों पर लागू किया गया ये चीज़ सामने आई कि जो सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। वहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता है वो अलग है और वहाँ की अलग है, तो इस वजह से ये जो है ये एक तरह से समर्थन नहीं कर पाता। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए सांस्कृतिक भिन्नताओं की उपेक्षा। किस तरह से इसमें सांस्कृतिक भिन्नताओं की उपेक्षा है, इसमें आप लिखेंगे यह उपागम यह मानकर चलता है कि सभी समाजों में कुछ समान राजनीतिक कार्य होते हैं। यानी ये भी ये मानता है कि कुछ जो समान राजनीतिक कार्य हैं वो सभी में होते हैं, जैसे कि लेकिन यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक मूल्य, ऐतिहासिक विरासतों और परंपराओं की अनदेखी करता है। यानी देखिए कि ये तो मानता है कि हाँ सब में जो इक्वल चीज़ें वो होती हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक मूल्य, ऐतिहासिक विरासत इन सभी को एक तरह से अनदेखी करता है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को प्रभावित करती हुई दिखाई देती हैं, और ये उस चीज़ को
अनदेखा कर देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अनौपचारिक संरचनाओं की उपेक्षा। किस तरह से ये अनौपचारिक जो संरचना है उनकी उपेक्षा करता है, इसमें आप लिखेंगे यह उपागम मुख्यतः औपचारिक संस्थाओं और संरचनाओं पर केंद्रित है। यानी ये जो है ये मेनली औपचारिक जो संस्थाएं हैं या संरचनाएं हैं उन्हीं पर केंद्रित है, और जो अनौपचारिक होती हैं उनको ये अनदेखा करता हुआ दिखाई देता है। विकासशील देशों में जाति, धर्म, समुदाय, स्थानीय नेतृत्व आदि जैसी अनौपचारिक संस्थाएं राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिन्हें यह उपागम पर्याप्त महत्व नहीं देता। यानी देखिए अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ जाति, हाँ आप अपने ही देश की यानी हमारे ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे देश में जाति हो गया, धर्म हो गया, समुदाय, स्थानीय नेतृत्व सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी राजनीति में। बट ये जो उपागम है ये इन सभी को ज़्यादा महत्व या फिर ये कहूँ इग्नोर करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक संघर्ष की अनदेखी। किस तरह से ये जो सामाजिक संघर्ष होता है उसकी अनदेखी करता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम समाज को एक संतुलित व्यवस्था मानता है जहां हर संस्था मिलकर काम करती है। यानी ये जो है ये संरचनात्मक कार्यात्मक जो उपागम है वो एक संतुलित जो व्यवस्था है उसको मानता है, जहाँ हर जो संस्थान है वो मिलकर कार्य करता है, एक तरह से अपना योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह वर्ग संघर्ष, वर्चस्व की राजनीति और शोषण जैसी वास्तविकताओं की अनदेखी करता है, जिससे मार्क्सवाद या असंघर्षवादी दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थापत्य और अत्यधिक बल। किस तरह से स्थापत्य और अत्यधिक बल को हम इसमें देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पहला आप लिखेंगे यह उपागम सामाजिक और राजनीतिक स्थापत्य बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। यानी इसमें जो प्राथमिकता होती है वो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थापत्य है उसको बनाना इसकी प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसके कारण यह परिवर्तनशील और क्रांतिकारी आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संग्राम, लोकतांत्रिक आंदोलन आदि की व्याख्या नहीं कर पाता। इसी वजह से यही कारण है जो क्रांतिकारी आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, लोकतांत्रिक आंदोलन है, उनकी ये व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निरपक्ष कार्य निर्धारण की समस्या। किस तरह से ये निरपक्ष जो कार्य निर्धारण है उनकी समस्या बनता है। इसमें आप लिखेंगे उपागम में यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक संरचना का एक निश्चित कार्य होता है। यानी सभी संरचनाओं का एक निश्चित कार्य है, तो हमें किसी भी कार्य में या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना, परंतु वास्तविकता में एक ही संस्था कई कार्य कर सकती है। यानी अगर हम रियलिटी में देखें तो एक ही जो संस्था है वो कई कार्य करती हुई हमें दिखाई भी देती है, और कई संस्थाएं एक ही कार्य कर सकती हैं। इसे विश्लेषण जटिल हो जाता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक संस्था सिर्फ एक ही कार्य कर पाती है। इसी वजह से इसका जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, या हम जटिल देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे गैब्रिलियन, आलमंड और पावेल द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें राजनीतिक विश्लेषण को एक व्यवस्थित रूप दिया, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। यानी देखिए इसने एक महत्वपूर्ण जो रोल है या एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो तो दी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जो कि अभी हमने देखी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी केंद्रितता, अनौपचारिक संरचनाओं की उपेक्षा और सामाजिक संघर्ष को अनदेखा करना, जो इसे विशेष रूप से विकासशील या गैर पश्चिमी समाजों के लिए एक सीमित विश्लेषणात्मक बना देती है। और यही सारी सीमा जो है ये इसे एक जो गैर पश्चिमी या फिर ये कहूँ जो विकासशील देश हैं उनके लिए विश्लेषणात्मक उपागम नहीं बना पाती है, उसके लिए सीमा उत्पन्न कर देती है। समकालीन राजनीतिक अध्ययन में इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक बहुआयामी और लचीले दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हम इन सभी को अच्छे से समझ सकें, इन सभी को अच्छे से समझकर अपना जो विकास है वो कर सकें। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नव संस्थावाद और इसके विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें नव संस्थावाद को बताना है कि ये क्या होता है और इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी है। तो हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे नव संस्थावाद तुलनात्मक राजनीति का एक समकालीन दृष्टिकोण है जो पारंपरिक संस्थावाद उपागम की सीमाओं के बाद विकसित हुआ है। यानी ये जो नव संस्थागतवाद है ये हमारा पारंपरिक संस्थागतवाद उपागम के बाद ही विकसित हुआ है, और ये एक तरह से
एक तुलनात्मक राजनीति का समकालीन दृष्टिकोण के रूप में हम देख सकते हैं। पारंपरिक संस्थागतवाद उपागम केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे संविधान, संसद, कार्यपालिका आदि के संगठनात्मक ढांचे और कानून स्वरूप पर ही ध्यान देता है। यानी अगर हम पारंपरिक जो संस्थागतवाद है उसकी बात करें तो वो सिर्फ संविधान, संसद और कार्यपालिका पर ही ध्यान केंद्रित करता है। और नव संस्थागतवाद इस सोच से आगे बढ़कर यह समझने की कोशिश करता है कि संस्थाएं केवल औपचारिक ढांचा नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से भी गहराई से प्रभावित होती हैं। यानी जो नव संस्थागतवाद है वो इस बात पर ध्यान देता है कि जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ औपचारिक ही नहीं होती, सारे ढांचे औपचारिक नहीं होते, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद की विशेषताएं। अगर हम नव संस्थागतवाद की बात ही कर रहे हैं तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आप लिखेंगे संस्थाओं को केवल कानूनी ढांचे के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहारों और मान्यताओं से जुड़े रूप में देखता है। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ कानूनी रूप से नहीं बल्कि जो सामाजिक व्यवहार होते हैं और जो मान्यताएं होती हैं उनसे भी जोड़कर इन्हें देखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह दृष्टिकोण संस्थाओं के प्रभावों को व्यक्त समूहों और नीति निर्माण प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद संस्थाओं को स्थापत्य और परिवर्तन दोनों ही दृष्टि से विश्लेषण करता है। यानी हम नव संस्थागतवाद को जो हमारी संस्थाएं होती हैं और परिवर्तन होते हैं दोनों ही दृष्टि से हम इसका विश्लेषण करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद के विभिन्न प्रकार के जो नव संस्थागतवाद है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है इसका ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद। ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद जो होता है यह दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं समय के साथ विकसित होती हैं और ऐतिहासिक घटनाएं उनके स्वरूप को गहराई से प्रभावित करती हैं, क्योंकि हर चीज़ इनका मानना है कि समय के साथ ही विकसित होती है और समय के अनुसार ही वो ढलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें पाथ डिपेंडेंस जैसी अवधारणाएं प्रमुख हैं। यानी ये संस्थाएं जिस रास्ते पर चलना शुरू करती हैं आगे भी उसी दिशा में चलती हैं या उसी रास्ते पर चलती हैं, तो उनका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी उनका जो मार्ग है वो या उनका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे भारत में आरक्षण नीति या ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का विकास। ये सभी हमारे एक पाथ को दर्शाती है, एक रास्ते को दर्शाती है जो कि हमारी जो प्रणाली है उनके द्वारा लिया गया है। दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा तर्कवादी विकल्प नव संस्थावाद। इसमें आप लिखेंगे इस दृष्टिकोण में मानवीय व्यवहार को तर्क संगत और स्वार्थ प्रेरित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाएं ऐसे नियमों और संरचनाओं के रूप में देखी जाती हैं जो व्यक्ति के विकल्पों को प्रभावित करती हैं। यानी ये जो संस्थाएं हैं वे हर व्यक्ति के जो विकल्प होते हैं उनको प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती हैं। लोग संस्थाओं के भीतर अपने अधिकतम लाभ के अनुसार निर्णय लेते हैं ताकि वो अपना जो लाभ है उसको प्राप्त कर पाएं या लाभ ले पाएं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह उपागम अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के करीब होते हैं। यानी ये जो है ये हमारा अर्थशास्त्रीय जो दृष्टिकोण होता है या अर्थशास्त्र जो दृष्टिकोण होता है उससे बहुत ज़्यादा करीबी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे चुनाव प्रणाली में रणनीतिक मतदान। यानी देखिए जो हमारी चुनाव प्रणाली होती है उसमें रणनीतिक जो मतदान होता है उसको हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी रणनीति का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रकार है हमारा समाज सांस्कृतिक नव संस्थागतवाद। यानी जो समाज सांस्कृतिक नव संस्थागतवाद भी एक तरह से प्रकार है। इसमें आप लिखेंगे ये दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं केवल नियमों और प्रक्रियाओं का समूह नहीं होती बल्कि वह सामाजिक मूल्य, प्रतीकों और संस्कृतियों से प्रभावित होती है। यानी ये सिर्फ हमारी जो नियम होते हैं, कानून होते हैं उनका एक तरह से समूह नहीं होता बल्कि इसमें हमारी सामाजिक मूल्य, प्रतीक और संस्कृति ये सभी शामिल होती हैं। आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे यह उपागम बताता है कि लोग अक्सर उचित या वैध माने जाने वाले कार्य को करते हैं भले ही वह उनके तर्कसंगत स्वार्थ से मेल ना खाए। यानी देखिए ऐसी जो वैध चीज़ें होती हैं वो ज़रूर करते हैं, वो कार्य वो ज़रूर करते हैं चाहे वो उनके तर्कसंगत जो स्वार्थ है उससे वो मेल खाए या ना खाए। उदाहरण के लिए धर्म, रीति रिवाज या परंपरा से जुड़ी संस्थाओं का व्यवहार, ये सारी चीज़ें चाहे हमारा मन हो या ना हो पर फिर भी जो व्यक्ति है वो करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नव संस्थागतवाद ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को गहराई, जटिलता और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। इसके तीन प्रमुख प्रकार ऐतिहासिक
तर्कवाद और समाज सांस्कृतिक संस्थाओं को विश्लेषण के अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने में सहायक होते हैं। यह उपागम न केवल संस्थाओं के निर्माण और संरचनाओं को वैकल्पिक उनके सामाजिक प्रभाव और व्यवहारिक परिणामों को भी समझने में सक्षम होते हैं। यानी ये सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थागतवाद और नव संस्थागतवाद की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें हमें संस्थागतवाद और नव संस्थागतवाद की व्याख्या करनी है, दोनों के बारे में हम बताना है। तो पहले हम देखेंगे संस्थागतवाद। संस्थागतवाद देखिए, अभी हमने देखा नव संस्थागतवाद, अब हम देखेंगे संस्थागतवाद। तो संस्थागतवाद के अंतर्गत आप लिखेंगे संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति का एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो राजनीतिक संस्थाओं की औपचारिक संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। यह उपागम मानता है कि राजनीति को समझने के लिए संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान और नौकरशाही जैसी संस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। यानी देखिए, ये जो है इसका मानना यही है कि अगर हम राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें संसद के बारे में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान और नौकरशाही, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए, इन सभी को समझना चाहिए, जब भी हम राजनीति को समझ पाएंगे। इसकी जो मुख्य विशेषता है इसमें आप लिखेंगे संस्थाओं को स्थिर और केंद्र तत्व माना जाता है। यानी संस्थाओं को भी स्थिर और केंद्र तत्व के रूप में देखा जाता है। यह कानून और औपचारिक नियमों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसमें परंपरागत संस्थावाद भी कहा जाता है और इसे ही परंपरागत संस्थावाद भी कहा जाता है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था जहां हमने परंपरागत संस्थावाद को देखा था। तो उस परंपरागत संस्थावाद का अर्थ ही यह है कि संस्थावाद। ठीक है, उसके बाद ही हमारा नव संस्थागतवाद आया है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं जो कि हमारा नव संस्थागतवाद आया था। तो इसकी सीमाओं में आप लिखेंगे अनौपचारिक संस्थाओं, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों और व्यवहारिक राजनीति की उपेक्षा करता है। यानी देखिए, इसमें जो अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं और जो व्यवहारिक राजनीति होती है, ये इनके बारे में ज़रा भी डिस्कस नहीं करता, इनके बारे में कुछ नहीं कहता। ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए नव संस्थागतवाद है वो आया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि केवल संरचना पर ध्यान देता है, प्रकृति और व्यवहार की अनदेखी करता है। यानी ये सिर्फ संरचना पर ध्यान देता है, उसकी जो प्रकृति है या व्यवहार है उसको अनदेखा कर देता है। अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद। इसमें आप लिखेंगे नव संस्थागतवाद 1970 के दशक में विकसित हुआ जब विद्वानों ने पारंपरिक संस्थागतवाद की सीमाओं को महसूस किया। इस उपागम में संस्थाओं को न केवल औपचारिक ढांचे के रूप में बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव से भी जुड़ा हुआ माना गया। यानी देखिए, जो नव संस्थागतवाद है वो 1970 के दशक में विकसित हुआ जब लोगों को फील हुआ कि जो संस्थागतवाद है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इसीलिए हमें नव संस्थागतवाद की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख जो विशेषता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो संस्थाएं केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार, परंपरा और संस्कृति से भी प्रभावित होती हैं। इसमें सिर्फ संरचना पर ही प्रभाव नहीं दिया जाता या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जो मानवीय व्यवहार होता है, परंपरा होती है, संस्कृति होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। यह संस्थाओं के निर्माण, विकास और उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसमें हम संस्थाओं के निर्माण का, विकास का और उनके प्रभाव का विश्लेषण देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख प्रकार। इसके प्रमुख प्रकार हैं ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद, जो कि अभी हमने देखा था, जिसके अंतर्गत इतिहास की घटनाओं के प्रभाव को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा तर्कवादी विकल्प नव संस्थागतवाद, जिसमें हमने देखा था व्यक्ति तर्कसंगत रूप से लाभ के अनुसार कार्य करता है। यानी जहाँ उसे लाभ दिखता है वो वहीं कार्य करता है। नेक्स्ट अब हमने देखा सामाजिक नव संस्थागतवाद, संस्थाएं सामाजिक मूल्यों और प्रतीकों से संचालित होता है। यानी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, मूल्य होते हैं, उन्हीं को वो ध्यान में रखता है। ठीक है, अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखेंगे संस्थागतवाद राजनीति को समझने की एक बुनियादी विधा है, जबकि नव संस्थागतवाद ने उसे और व्यापक व अर्थपरक बना दिया है। आज के समय में नव संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति के अधिक व्यवहार और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के रूप में उभरा है, जो कि अभी हमने देखा कि किस तरह से ये उभरता हुआ हमारे सामने आ रहा है नव संस्थागतवाद के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थागतवाद की परिभाषा देते हुए इसकी 3 प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें संस्थागतवाद की परिभाषा देनी है और इसके 3 प्रकारों के बारे में बताना है। देखिए, अभी तक हमने कई क्वेश्चन संस्थागतवाद के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि संस्थागतवाद कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए संस्थागतवाद के बारे में। ठीक है, तो परिचय से देखेंगे। संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण उपागम है जो
राजनीतिक संस्थाओं के संगठन, कार्यप्रणाली और उनके बीच के संबंधों के अध्ययनों पर बल देता है। यानी ये जो है ये राजनीतिक संस्थाओं के जो संगठन होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, उनके बीच के जो संबंध होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उपागम यह मानता है कि संस्थाएं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही राजनीति जीवन को नियंत्रित करती हैं। यानी ये जो है ये मेनली जो संसद होती है या फिर ये कहें जो संस्थाएं होती हैं उनमें संसद हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करता है और शासन व्यवस्था की ही दिशा तय करता है कि शासन जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब हम देखेंगे संस्थागतवाद की परिभाषा, यानी जो संस्थागतवाद है उसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे। ये हमारा परिचय हो गया, ये हमारी परिभाषा है। परिभाषा है हमारी संस्थागतवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों की व्याख्या औपचारिक संस्थाओं से के ढांचे, नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है। यानी देखिए संस्थागतवाद वह प्रक्रिया या फिर वह घटना है जिसमें राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं, व्यवहार होता है, उसका औपचारिक संस्थाएं, ढांचे, नियम, प्रक्रिया इस आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है या उसको समझा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उन संस्थाओं को समझना आवश्यक है जिनमें राजनीतिक प्रक्रिया होती हैं। यानी इनका मानना है कि हमें राजनीति की वो प्रक्रिया समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए हमें उन हिस्सों या फिर उन प्रक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए जो राजनीति को चलाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्थागतवाद के प्रकार। के संस्थागतवाद के मेनली 3 प्रकार होते हैं। अब वो कौन से प्रकार हैं, तो पहला होता है हमारा पारंपरिक संस्थागतवाद। पारंपरिक जो संस्थागतवाद है यह संस्थागतवाद का प्रारंभिक और शास्त्रीय रूप है, जो संस्थागतवाद का सबसे प्रारंभिक रूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें संस्थाओं की संरचना, उनके कानूनी पहलू, संवैधानिक व्यवहार और शासन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका आगे आप लिखेंगे इसका उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे को समझना होता है ताकि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका जो औपचारिक ढांचा है उसको समझा जा सके। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला जो है इसकी जो विशेषताएं हैं वो है हमारी कानूनी संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अधिकतर पश्चिमी लोकतंत्रों पर केंद्रित होता है, यानी यहाँ हम पश्चिमी जो लोकतंत्र है उसको केंद्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाओं को स्थिर और निर्विवाद माना जाता है, यानी यहाँ पर संस्था जो भी होती है उसको स्थिर और निर्विवाद, जहाँ कोई भी विवाद ना हो, इस तरह से देखा जाता है। अगर अब हम इनकी सीमाओं की बात करें तो सीमाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे यह उपागम व्यवहारिक पहलुओं और सामाजिक संदर्भों की उपेक्षा करता है, यानी ये जो है ये जो हमारे व्यवहारिक पहलू होते हैं और जो सामाजिक संदर्भ होते हैं उनकी उपेक्षा करता हुआ हमें दिखाई देता है, उनको इग्नोर करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो है हमारा व्यवहारिक संस्थागतवाद। ये जो है ये हमारा 1950 से 1980 के दशक में व्यवहारिकवादी क्रांतियों के प्रभाव से यह दृष्टिकोण उभरा, यानी 1950 और 1960 में जो व्यवहारवादी क्रांति हो रही थी उन्हीं में ये दृष्टिकोण उभरा था। इसमें संस्थाओं के साथ साथ उनके भीतर कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार का विश्लेषण भी किया जाता है, यानी जो संस्था हो रही है या संस्था है उसके साथ साथ जो संस्था का कार्य है और जो लोग हैं उनके व्यवहार का भी विश्लेषण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, यह दिखाता है कि लोग नियमों को कैसे अपनाते हैं और उनकी सोच व प्राथमिकताएं इन संस्थाओं को कैसे प्रभावित करती हैं, यानी इसके अंतर्गत ये दिखाया जाता है कि लोग किस तरह से नियम कानूनों को अपनाते हैं और उनकी सोच, उनका जो प्राथमिकताएं हैं वो किस तरह से संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिखेंगे व्यक्ति के व्यवहार, भूमिका और दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, यानी इसके में व्यक्ति का जो व्यवहार है, भूमिका है और उसका जो दृष्टिकोण है उसको महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाएं स्थिर नहीं परिवर्तनशील मानी जाती हैं, यानी इसमें माना जाता है कि संस्थाएं जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती बल्कि वो परिवर्तनशील होती हैं, वो वक्त के साथ या फिर ये कहें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे हालात होते हैं वैसे परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सांख्यिकी और तुलनात्मक विधियों का उपयोग, यानी इसमें सांख्यिकी होती है, तुलनात्मक चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग या फिर ये कहूँ इन विधियों का उपयोग इसमें किया जाता है। जो हमारा थर्ड प्रकार है वो है नव संस्थागतवाद। जो नव संस्थागतवाद है वो 1980 के दशक में पारंपरिक संस्थागतवाद की आलोचना के बाद यह विकसित हुआ, यानी जो हमारा पारंपरिक संस्थागतवाद था उसकी आलोचना में ही हमारा नव संस्थागतवाद का उदय हुआ, जो कि 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे यह संस्थाओं को न केवल औपचारिक ढांचे बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भों से भी जोड़ता है, यानी ये जो है ये सिर्फ औपचारिक ढांचों से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक,
और ऐतिहासिक जो वैचारिक संदर्भ होते हैं उनसे भी जोड़ने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख दृष्टिकोण आते हैं, यानी जो हमारा नव संस्थागतवाद है उसमें भी 3 दृष्टिकोण आते हैं, जो कि हमारा पहला है ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद, दूसरा होता है हमारा तर्कवादी वैकल्पिक नव संस्थागतवाद और तीसरा होता है हमारा सामाजिक नव संस्थागतवाद, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, अब हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिखेंगे संस्थाएं सामाजिक व्यवहार, इतिहास, परंपरा और विचारों से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। थर्ड आप लिखेंगे राजनीतिक निर्णय और नीतियों को व्याख्या अधिक व्यापक रूप से की जाती है, यानी इसमें राजनीतिक जो निर्णय होती हैं और जो नीतियाँ होती हैं उनकी व्याख्या अधिक प्रभावी रूप से की जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे संस्थागतवाद ने राजनीतिक अध्ययन में स्थिरता, संगठनात्मकता, ढांचे और प्रक्रिया के महत्व को उजागर किया। इसके 3 प्रकार पारंपरिक, व्यवहारिक और नव संस्थागतवाद समय के साथ विकसित हुए और राजनीतिक संस्थाओं को समझने के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डाला। यानी देखिए ये सारे ही जितने भी प्रकार हैं तीनों के तीनों एक ये कह सकते हैं कि समय के साथ ही विकसित हुए और तीनों ने ही जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको विकसित करने या फिर उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आज के समय में नव संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति में एक समकालीन, बहुआयामी और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो कि हमें समकालीन, बहुआयामी जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उससे हमें समाज या फिर राजनीति को देखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यानी जो उप संस्कृति होती है उससे आप क्या समझते हैं। इसका परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, देखिए ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आप देख पाएँ। तो इसके परिचय को देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे उप संस्कृति एक व्यापक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत वह विशेष सांस्कृतिक समूह होता है जो मुख्य संस्कृति से कुछ हद तक भिन्न होता है। यानी देखिए उप संस्कृति जो होती है वो एक संस्कृति के अंतर्गत ही एक विशेष समूह होता है या विशेष संस्कृति होती है जो संस्कृति से कुछ हद तक भिन्न होती है या फिर अलग होती है, परंतु उसी समाज का हिस्सा बनी रहती है। यह अवधारणा तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से जुड़ी है। यानी देखिए ये जो है ये उसी संस्कृति या फिर उसी समाज के साथ जुड़ी भी होती है और थोड़ी सी भिन्न भी होती है, और यह हम तुलनात्मक राजनीति जो अध्ययन है या संस्कृति है उससे जोड़कर इसे देख सकते हैं। किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे उप संस्कृति की परिभाषा। उप संस्कृति की परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे उप संस्कृति वह सांस्कृतिक समूह है जिसमें मान्यताएं, मूल्य, विश्वास और व्यवहार समाज की मुख्य धारा संस्कृति से आकर्षित रूप से भिन्न होती है, लेकिन वह स्वयं को समाज का हिस्सा मानती है। यानी देखिए जो उप संस्कृति होती है वो मेनली मान्यताएं, मूल्य, विश्वास और जो व्यवहार होता है उससे भिन्न होती है और संस्कृतियों से, लेकिन ये फिर भी जो समूह होता है या फिर समाज होता है उसका मेन हिस्सा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिडनी बेरवा और गैब्रियल आलमंड के राजनीतिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ये इन दोनों के जो सिद्धांत है उनसे संबंधित हम देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में उप संस्कृति। किस तरह से राजनीतिक संदर्भ में हम उप संस्कृति देख सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे राजनीति उप संस्कृति का आश्रय उन समूहों से है जिनकी राजनीतिक सोच, भागीदारी और व्यवहार बहुसंख्यक समाज से अलग होती है। इन क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों में यह देखा जा सकता है। यानी देखिए ऐसे समूह या ऐसे कुछ जातियां जिनकी जो संस्कृति है वो दूसरों से अलग होती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसी समाज में रहते हैं। और ऐसा जब पाया जाता है जब क्षेत्रीय विभिन्नताएं हो, जाति हो, बहुत सारे धर्म हो या भाषाई समूह के आधार पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इसमें लिखेंगे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों की राजनीतिक उप संस्कृति जहाँ राष्ट्रीय राजनीति से भिन्न विचारधाराएं और आंदोलन सक्रिय हैं। यानी देखिए यहाँ राष्ट्रीय और राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा संस्कृतियों में डिफरेंस देख सकते हैं, वही हमारी उप संस्कृति हो जाती है। अमेरिका में अमेरिकी समुदायों की राजनीतिक चेतना भी मुख्य धारा से अलग मानी जाती है, क्योंकि जो अमेरिकी लोग हैं वो अलग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और जो अफ्रीकी अमेरिकन है वो अपने आप को डाउन मानते हैं। दोनों की संस्कृति एक होने के बाद भी अलग अलग देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे उप संस्कृति की विशेषताएं कि जो उप संस्कृति है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती
होती है, तो इसमें आप लिखेंगे विभिन्न राजनीतिक समाजीकरण। किस तरह से विभिन्न राजनीतिक समाजीकरण होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे उप संस्कृति से जुड़े लोग अलग शिक्षा, भाषा या मीडिया स्रोतों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा, भाषा और जो मीडिया स्रोत हैं वो भी थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं या फिर वो उनसे प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अलग राजनीतिक भागीदारी। किस तरह से चुनाव, आंदोलन या विरोध के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग संस्कृति में रख पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहमति और असंतोष। अक्सर मुख्य संस्कृति से सहमति रखते हैं और परिवर्तन की मांग करते हैं, क्योंकि जो मुख्य संस्कृति के लोग होते हैं वो उन्हें हमेशा ही अलग रखते हैं। इसी वजह से वो अलग मांग या फिर अलग चीज़ें या फिर ये कहूँ अपनी एक अलग सोसाइटी बनाकर ही रखते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिखेंगे उप संस्कृति किसी भी समाज की विविधताओं को दर्शाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी है कि उप संस्कृति राजनीति में बहुलता, असहमति और वैकल्पिक दृष्टिकोण को जन्म देती है, क्योंकि देखिए किसी भी समाज है या समूह है उसकी जो विविधता है उसको दर्शाने का कार्य करेगी। और राजनीति में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये किसी भी समाज की बहुलता, असहमति या फिर वैकल्पिक या फिर उसके आंदोलनों को दिखाने का कार्य करती है। तुलनात्मक राजनीति में उप संस्कृति का अध्ययन राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता दोनों के कारणों को उजागर करने में सहायक होता है। इससे हम जो स्थिरता है और जो अस्थिरता है राजनीति की उसको देख पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसका जो उपागम है उसकी प्रासंगिकता क्या है ये आपको बतानी है, इस पर प्रकाश डालना है। तो चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न उपागमों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं और प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं उपागमों में से एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है, जो यह समझने का प्रयास करता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था किस प्रकार परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यानी देखिए जो तुलनात्मक राजनीति है उसको समझने के लिए बहुत सारे हमें उपागमों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम भी है, जो कि हमें ये बताता है कि राजनीति और जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं या किस प्रकार एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। यह उपागम यह मानता है कि किसी भी देश की आर्थिक नीति, संस्थाओं का वितरण, उत्पादन और उपभोग राजनीतिक निर्णय और सत्ता संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। यानी ये जो उपागम है ये किसी भी देश की आर्थिक नीति, संसाधनों का वितरण, उत्पादन और उपभोग, राजनीतिक निर्णय और इन सभी के साथ साथ जो सत्ता संरचना है उन पर भी गहराई से प्रभाव डालता है या गहराई से हमें दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की परिभाषा। यानी अगर हम इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम वह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है जो यह अध्ययन करता है कि आर्थिक संस्थाएं, नीतियां और प्रतिक्रिया राजनीतिक शक्तियों, संस्थाओं और विचारधाराओं के साथ किस प्रकार आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। यानी ये जो विचारधाराएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, ये किस तरह से एक साथ में क्रिया या फिर प्रतिक्रिया करती हैं, इस बारे में या फिर इसके ऊपर डिस्कस करता है या इसके ऊपर चर्चा करता है। यह उपागम राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को दो अलग क्षेत्रों की बजाय एक समग्र प्रणाली के रूप में देखता है। यानी जो राजनीति है और जो अर्थव्यवस्था है दोनों को अलग अलग ना देखकर एक साथ देखने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषताओं में आप लिखेंगे राजनीतिक निर्णय का आर्थिक प्रभाव। यानी राजनीतिक जो निर्णय होता है उसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है? नीतियाँ, कर व्यवस्था, सिटी निजीकरण आदि राजनीतिक निर्णयों का आर्थिक परिणाम होता है। यानी इसके अंतर्गत हम कर व्यवस्था और सब्सिडी और जो निजीकरण है और राजनीतिक जो निर्णय होता है, आर्थिक परिणाम, इन सभी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संसाधनों का वितरण। यह उपागम बताता है कि संसाधनों का वितरण केवल आर्थिक आवश्यकता से नहीं बल्कि सत्ता, वर्ग और राजनीति के तहत होता है। यानी देखिए ये बताता है कि जो संसाधन होते हैं उसका जो वितरण है वो सिर्फ आर्थिक आवश्यकता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जो सत्ता होती है, वर्ग होता है, राजनीति होती है, उसके तहत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य बनाम बाजार। किस तरह से यह उपागम इस बात का विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, न्यायिक और मुक्त होनी चाहिए। यानी ये जो है अर्थव्यवस्था में जो राज्य की भूमिका होती है उसको भी निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में इसकी प्रासंगिकता, यानी जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसमें इसकी क्या प्रासंगिकता होती है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे नीतिगत विश्लेषण में सहायक। किस तरह से ये नीतिगत विश्लेषण में सहायक होता है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों में विकास, गरीबी उन्मूलन या औद्योगिकरण की नीतियाँ क्यों और कैसे भिन्न होती हैं, क्योंकि सभी देशों में जो देशों की विकास होता है, गरीबी उन्मूलन होता है और औद्योगिकरण की जो नीतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और क्यों अलग अलग होती हैं ये भी इस बात पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र और पूंजीवाद का संबंध, यानी जो लोकतंत्र है और जो पूंजीवाद है उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। इसमें आप लिखेंगे यह उपागम विश्लेषण करता है कि लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच क्या संबंध है, यानी ये जो है ये दोनों के बीच का संबंध भी बताता है, और ये कैसे भिन्न शासन व्यवस्था आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, और कैसे भिन्न भिन्न जो है ये कहूँ या ये किस तरह से विभिन्न जो शासन व्यवस्था है उसको आर्थिक विकास से प्रभावित करता है, इस बारे में भी चर्चा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन, यानी जो वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है या उसका किस तरह से हम अध्ययन करते हैं। आज के युग में वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि WTO या IMF हो गया, या फिर हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये सारी जो हमारे संगठन है का असर देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पर हो रहा है, जिससे यह उपागम गहराई से विश्लेषण करता है। यानी देखिए इन सभी का असर जो देश की राजनीति होती है, उसकी जो स्वतंत्रता होती है उस पर पड़ता है, जिससे ये उस जो प्रभाव है उसको गहराई से समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर दक्षिण विभाजन की समझ। किस तरह से जो उत्तर दक्षिण है उसके विभाजन की समझ होता है। इसमें आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम उत्तर विकसित देश और दक्षिण विकासशील देशों के बीच संसाधन असमानता और सत्ता संतुलन को उजागर करता है, क्योंकि देखिए जो उत्तर के देश है यानी विकसित देश है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश हो गए, और जो विकासशील देश है यानी दक्षिण के देश हैं जैसे कि अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ये सभी विकासशील देश हैं। तो इनके बीच में जो संबंध है या फिर जो असंतुलितता है या फिर जो सत्ता है उसको उजागर करने का कार्य करता है कि कौन से देश में किस तरह से कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण का समावेश। किस तरह से जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका समावेश होता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह उपागम मार्क्सवादी विचारों को भी समाहित करता है, जिससे वर्ग, संघ, शोषण और असमानता जैसे मुद्दों पर भी तुलनात्मक दृष्टिकोण पड़ता है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि ये एक तरह से तुलनात्मक चीज़ें लाना या तुलनात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में मदद करता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उदाहरण। महत्वपूर्ण उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें आप लिखेंगे भारत में आर्थिक उदारीकरण जो कि हमारा 1991 में हुआ था, के निर्णय को केवल आर्थिक संकट से नहीं बल्कि वैश्विक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से आर्थिक संकट ही नहीं, या ये कहें जो वैश्विक दबाव है वही नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र के प्रयोग को भी इसी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, क्योंकि चीन में जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था बाजार तंत्र है उसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जो चीन है उसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम तुलनात्मक राजनीति में एक अत्यंत प्रासंगिक और समकालीन दृष्टिकोण है। यह उपागम यह स्पष्ट करता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़ी हुए तंत्र हैं, क्योंकि राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था है वो अलग अलग नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं वो परस्पर हम उन्हें जुड़े हुए तंत्र के रूप में या जुड़े हुए देख सकते हैं। यह शासन, विकास, असमानता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक व्यापक और सशक्त उपकरण प्रदान करते हैं, क्योंकि इसी वजह से जो हम शासन है, विकास है, असमानता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन्हें समझने में सक्षम हो पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। तो ये एक तरह से सशक्त उपागम या फिर ये कहें एक सोर्स के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत के विफलता के क्या कारण है, यानी जो विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत है उसकी विफलता के क्या कारण है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत जो कि हमारा 1950 और 1960 के दशक में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य यह समझना था कि किस प्रकार पारंपरिक समाज धीरे धीरे आधुनिक समाजों में परिवर्तित हो रहा है। यानी देखिए ये जो है ये
1950 से 1960 में आया था और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किस तरह से जो पारंपरिक समाज है वो धीरे धीरे से आधुनिक समाज में परिवर्तन हो रहा है। यह सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी देशों के विकास मॉडल को आदर्श मानते हुए यह मानता था कि विकासशील देश भी उन्हीं चरणों से गुजरकर आधुनिक बन सकते हैं। यानी देखिए ये जो मॉडल है ये मुख्यतः जो विकसित देश थे यानी अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन पर आधारित था और इनका मानना ये था कि अगर वो उन्हीं की जैसी स्ट्रैटेजी या उन्हीं की जैसी चीज़ें फॉलो करें जो विकासशील देश हैं तो वो भी विकसित हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हालांकि समय के साथ यह सिद्धांत कई आलोचनाओं और व्यवहारिक विफलताओं का शिकार हुआ, जिससे चलते इसे सीमित और पूर्ण माना गया। यानी देखिए धीरे धीरे या ये कहें समय के चलते ही ये इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी, क्योंकि हर किसी की जो देश की सिचुएशन है वो अलग अलग है। अगर मैं आपको देश के लेवल पे ना बताऊं, घर के लेवल पे बताऊं, ये ए का घर है, ठीक है, यहाँ पर ए का घर है, इस तरह से आप इसे घर मान सकते हैं, यहाँ बी रहता है, ठीक है, ये बी का घर है। अब देखिए ए के घर में भी लड़ाई हो रही है, बी के घर में भी लड़ाई हो रही है, लेकिन ए के घर में जो लड़ाई हो रही है वो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो पति है वो काम नहीं करता, यानी इनके घर में पैसों की दिक्कत है, इस वजह से इनके घर लड़ाई होती है। और इनका जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि इनकी जो पति हैं वो शराब पीकर आते हैं और डेली पिटाई करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। बट काम ये खूब ठीक ठाक करते हैं, पैसे खूब हैं, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं नई जॉब करूँगा, अच्छे से पैसे कमाऊँगा ताकि मेरा जो घर है वो ठीक हो सके। अब यही स्ट्रेटजी इनके घर में क्या काम आएगी, इनके पास तो खूब पैसा है बट इनकी जो मेंटेलिटी है वो ख़राब है कि हाँ ये घर में लड़ाई करते हैं। तो बी को पैसों की कमी नहीं है, तो अगर बी जो है वो एक ही स्ट्रेटेजी को अपनाएगा अपने घर में शांति के लिए, क्या उसके घर में शांति होगी? नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी तो इसके यहाँ है। तो इसी वजह से हम देश के लेवल पे भी देख सकते हैं कि हर जगह जो है एक ही चीज़ फॉलो नहीं हो सकती। देश के अकॉर्डिंग या फिर उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, चीज़ों को लेना पड़ता है। इसी वजह से इसकी आलोचना भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब हम देखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, यानी जो आधुनिकीकरण सिद्धांत है इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो पहला आप इसमें लिखेंगे समाज रेखिक प्रक्रिया के तहत पारंपरिक से आधुनिक बनता है। यानी ये मानते हैं कि जो समाज है वो पारंपरिक से आधुनिक बनता है समय के साथ साथ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और तकनीकी प्रगति को विकास का मूल माना जाता है। यानी जो औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, शिक्षा है, तकनीक है, उसे ही विकास का मूल आधार माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिमी लोकतंत्र और पूंजीवादी मॉडल का वो सार्वभौमिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे परंपरागत मूल्यों को आधुनिकता में बाधा समझा जाता है। यानी जो परंपरागत मूल्य होते हैं वो आधुनिकता में कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं, क्योंकि जो परंपरागत चीज़ें होती हैं वो हमारी पुरानी मानी जाती हैं, ये लोगों का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे विफलता के प्रमुख कारण, यानी ये जो विफल रहा इसके क्या प्रमुख कारण है, ये क्यों विफल रहा। तो इसके प्रमुख कारणों में पहला आप लिखेंगे पश्चिमी मॉडल का आधुनिकीकरण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत पश्चिमी विकास मॉडल को सार्वभौमिक मानकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं की अनदेखी करी, क्योंकि ये लोग जो है ये अमेरिका और जो विकसित देश हैं उन्हीं को मॉडल मानते थे, बट और उन्हीं की चीज़ें जो हैं वो एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है उनके देशों में फॉलो करवाते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है उसको अनदेखा किया, जिस वजह से ये मॉडल जो है ये एक तरह से विफल रहा। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऐतिहासिक और उपनिवेशवादी संदर्भ की उपेक्षा। किस तरह से इसमें ऐतिहासिक और उपनिवेशवादी संदर्भ की उपेक्षा की जाती है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह सिद्धांत इस बात को नज़रअंदाज करता है कि विकासशील देशों में उपनिवेशवाद ने गहरी असमानताएं पैदा की थी, जिन्हें महज तकनीकी विकास से दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम लोगों पर कब्जा किया गया था विकसित देशों ने, तो उस टाइम पे हमारी जो असमानताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, पहले देखिए हमारे भी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट अंग्रेज़ों ने सब लूट लिया। इसकी वजह से हमारे देश में सिर्फ विकास ही नहीं, उसको उभरने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हमारे देश में बहुत पैसा था, बट ये अंग्रेज़ लोग जो थे वो लोग हमारा सारा देश का पैसा ले गए, तो उसको आने में भी तो टाइम लगा। इस वजह से जो हर देश की स्थिति है वो अलग अलग है, तो हम हर देश को एक ही पहलू में नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे असमान विकास। किस तरह से अनेक विकासशील देशों में आधुनिक संस्थाएं तो बनी परंतु वह सलाहकारों से कट गईं, जिससे सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा में वृद्धि हो गई। इसी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो असमानता है उसमें भी वृद्धि हुई। फोर्थ में आप लिखेंगे
संस्कृति और परंपरा की गलत व्याख्या, किस तरह से संस्कृति और जो परंपरा है उसकी गलत व्याख्या की गई। आधुनिकीकरण सिद्धांत ने परंपरागत मूल्यों को केवल अवरोध के रूप में देखा, जबकि कई समाजों में परंपरागत विकास सहायक भी हो सकता है। यानी जो हमारी परंपरागत मूल्य हैं या परंपरागत चीज़ें हैं उन्हें हमेशा से ही बेकार माना गया है, पर ऐसा हमेशा नहीं है, क्योंकि परंपरागत चीज़ों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं और वो हमें विकास की ओर लेकर जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आंतरिक कारकों की अनदेखी। जो आंतरिक कारक होते हैं उनकी अनदेखी किस तरह है। सिद्धांत राजनीतिक नेतृत्व, नीतिगत निर्णय और स्थानीय संरचनाओं जैसे आंतरिक तत्वों को कमजोर रूप से देखता है, जबकि यही कारक विकास की दिशा तय करता है। क्योंकि देखिए ये जो आंतरिक कारण होते हैं उन्हीं को कमजोर मान लेता है, बट अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा विकास जल्दी और अच्छा विकास हो पाएगा, टिकाऊ विकास हो पाएगा, बट ये इस चीज़ को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी की उपेक्षा। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे, यह एक विकेंद्रीकृत मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विविधता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यानी जो जन भागीदारी होती है और लोकतांत्रिक जो विविधता होती है उसको महत्व नहीं दिया जाता है इसके अंतर्गत, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक पूंजीवाद का प्रभाव। किस तरह से वैश्विक पूंजीवाद का प्रभाव पड़ा, इसमें आप लिखेंगे आधुनिकीकरण के नाम पर विकासशील देशों को पश्चिमी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में समाहित करने की कोशिश की गई, जिससे वह आत्मनिर्भर न हो सके और आर्थिक निर्भर रहें। इसी वजह से उन्हें आत्मनिर्भर होने से रोका गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रासंगिक उदाहरण। प्रासंगिक उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे अफ्रीकी देशों में पश्चिमी मॉडल अपनाने के बावजूद भी गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और जातीय संघर्ष बढ़ा। क्योंकि देखिए ये जो पश्चिमी मॉडल यहाँ अपनाया गया था अफ्रीकी देशों में, जब अफ्रीकी देशों में पश्चिमी मॉडल की आवश्यकता ही नहीं है फिर भी उसे अपनाया गया, तो जो रिजल्ट होगा बेशक वो बेकार ही निकलेगा। इसी वजह से वहाँ गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और जो जातीय संघर्ष है वो भी बढ़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत जैसे देश में भी औद्योगिकरण के साथ साथ क्षेत्रीय असमानताएं और सामाजिक विषमता बढ़ती गई, और पश्चिमी मॉडल को अपनाने की वजह से ही जो आधुनिकीकरण है उस आधुनिकीकरण तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं और सामाजिक विषमताएं हैं वो भी बढ़ी थी। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर चलेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत की विफलता का मूल कारण इसका एक पक्षीय दृष्टिकोण था, जिसने स्थानीय परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विविधताओं की उपेक्षा की। आज विकास के लिए वैकल्पिक मॉडल जैसे कि निर्भरता सिद्धांत और उत्तर आधुनिकीकरण दृष्टिकोण अधिक व्यापारिक माने जाते हैं, या अधिक व्यापारिक जो हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति में अब विकास को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक रूप से ही हमें फ़ायदा है या फिर आर्थिक रूप से ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है या सामाजिक और राजनीतिक जो पहलू होते हैं उनके भी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंग अंतराल शब्द से आप क्या समझते हैं। यह आपका है कि लिंग अंतराल जो होता है उससे आप ये जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में लिंग अंतराल एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था में स्त्री और पुरुष के बीच मौजूद असमानता को उजागर करती है। यानी देखिए लिंग जो अंतराल है वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि राजनीति और जो समाज और जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्त्री और जो पुरुष के बीच की जो असमानता है उसको उजागर करने या फिर उसको दिखाने का कार्य करती है कि किस तरह से स्त्री और पुरुष में असमानताएं विद्यमान है या असमानता है। यह अंतराल केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जैसे क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। यानी ये जो है ये सिर्फ हमारे सामाजिक नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारी जो इनकम होती है यानी आय होती है उसमें भी हम देख सकते हैं ये जो हमारा अंतराल या ये जो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लिंग अंतराल की परिभाषा। अब हम देखेंगे लिंग अंतराल की परिभाषा क्या होती है। देखिए जितनी भी परिभाषा आपने अभी तक देखी हैं वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है क्योंकि परिभाषाएं चेंज नहीं होती, तो आप इन परिभाषाओं में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे लिंग अंतराल से आशय स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और परिणामों में पाए जाने वाले
व्यवस्थित अंतर से है। यानी देखिए लिंग अंतराल जो है स्त्री और पुरुषों के बीच जो अधिकारों, अवसरों और जो संसाधन होते हैं, परिणाम होते हैं, उनमें जो पाए जाने वाले अंतर होते हैं, उन्हीं से लिंग अंतराल बनता है। ठीक है, यह उन्हीं को लिंग अंतराल बोलते हैं। यह अंतराल विभिन्न क्षेत्र जैसे राजनीति में भागीदारी, वेतन, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्य क्षेत्र आदि में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यानी ये जो अंतराल हैं, ये हम जो हमारी राजनीति भागीदारी है, वेतन है, साक्षरता है और स्वास्थ्य सुविधा है, कार्य क्षेत्र है, उनमें आसानी से देख सकते हैं। किस तरह से आपने भी देखा होगा कि राजनीति में ज़्यादा महिलाएं नहीं होती, उन्हें अच्छा वेतन नहीं दिया जाता अगर वो कार्य कर रही होती हैं। उनकी जो साक्षरता दर है या शिक्षा है वो कम होती है। उनका स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य सुविधा जो होती है वो कम होती है। कार्य क्षेत्र नहीं होते सही से। अगर कोई लड़की या फिर कोई भी कार्य करने कहीं जा रही होती है तो सब लोग उसको बिल्कुल अलग ही ट्रीट करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में इनकी जो भूमिका है वो हम कम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में लिंग अंतराल। यानी जो राजनीतिक संदर्भ है उसमें हम लिंग अंतराल किस तरह से देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधित्व की कमी, महिलाओं की संख्या संसद और अन्य राजनीतिक संस्थाओं में पुरुषों की तुलना में कम है। ये हम देख सकते हैं जो हमारी संसद है उसमें या फिर राजनीतिक जो भी हमारी संस्थाएं हैं वहाँ पर हम पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियों की संख्या है वो कम देख सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि संसद में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में बता पाएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया से दूरी। किस तरह से निर्णय प्रक्रिया से दूरी होती है, इसमें आप लिखेंगे नीति निर्माण और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी सीमित होती है क्योंकि इन्हें कोई भी निर्णय या फिर कोई भी नीति बनाने का अवसर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट अब हम राजनीतिक प्राथमिकताओं का अंतर। इस तरह से पुरुष और महिला अलग अलग मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर अधिक बल देती है। यानी देखिए अगर हम पुरुष और महिलाओं की बात करें तो दोनों के ही जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि महिलाओं को पता होता है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सुरक्षा पर ज़्यादा बल देना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है और उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो महिला जो है वो इन मुद्दों पर ध्यान देगी पर पुरुष नहीं दे पाता। तो इसीलिए इनके जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखेंगे हम इसके प्रमुख कारण कि प्रमुख जो इसके कारण हैं वो क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे पितृसत्तात्मक समाज ढांचा, क्योंकि हमारा जो पूरा समाज है वो पितृसत्तात्मक ही है। पूरा समाज पितृसत्ता पर ही टिका हुआ है, जिसमें जो हेड होता है फैमिली का वो पुरुष होता है, वही हमारा पितृसत्ता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और आर्थिक अवसरों की असमानता, क्योंकि हम देख सकते हैं महिला और जो पुरुष है उनमें शिक्षा और आर्थिक अवसर की जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। हर किसी लड़की को या हर किसी लेडी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, बट पुरुषों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। तो हम ऐसे अंतर या फिर ऐसे जो डिफरेंसेस हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारिवारिक और सामाजिक दायित्व। अगर हम महिलाओं के साथ देखें तो उन्हें पारिवारिक और सामाजिक दायित्व दोनों ही निभाने पड़ते हैं। एक महिला को अगर वो पढ़ रही है या पढ़ा रही है तो उसके साथ में उसे अपने परिवार भी देखना होता है, बट पुरुष के साथ में ऐसा नहीं होता। अगर वो बाहर जाके काम कर रहा है वेल एंड गुड, वो बस बाहर का काम करेगा, बट अगर कोई महिला बाहर जाके काम कर रही है तो उसे बाहर का तो करना ही है, घर आके रोटियां भी बनानी है, घर का काम भी करना है उसे। तो इस तरह से हम दोहरा भेदभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक दलों में लैंगिक असंवेदनशीलता। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें भी हम लैंगिक असंवेदनशीलता देख सकते हैं। किस तरह से, उदाहरण के रूप में अब हम देखेंगे। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे भारत में महिलाएं जनसंख्या का लगभग 50% है, पर संसद में उनका प्रतिनिधित्व लगभग 15% या 17% के बीच सीमित है। यानी देखिए जनसंख्या देखें तो 50% है, लेकिन अगर संसद की बात करें तो या तो 15% या फिर 17% के अराउंड हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अधिकांश देशों में लिंग समानता अब भी अधूरी है। यानी देखिए अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार देखें तो विश्व के अधिकांश देशों में यानी ज़्यादातर देशों में जो लिंग असमानताएं हैं वो हम देख सकते हैं अभी तक भी। ठीक है, क्योंकि हमें इस पर वर्क करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे लिंग अंतराल न केवल सामाजिक असमानता का द्योतक है, बल्कि यह लोकतंत्र और समावेशी विकास के रास्ते में एक बाधा भी है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में लिंग आधारित विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है और राजनीतिक ढांचे महिलाओं के लिए कितने अनुकूल हैं। यानी जो राजनीतिक ढांचे हैं या फिर समाज में जो समानता है वो किस तरह से विकसित की जा सकती है या क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको लगता है कि तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की कमी को समझने के लिए महिला के आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी आपको बताना है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें जो जेंडर की कमी है उसको समझने के लिए महिला की जो आंदोलन है वो ज़रूरी है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? क्यों हमें जो महिलाएं होती हैं उन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता होती है और उन्हें ही क्यों तुलनात्मक राजनीति में रखा जाता है? तो इन सभी सवालों के जो आंसर हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप देखेंगे तुलनात्मक राजनीति लंबे समय तक सत्ता, संस्थाओं और व्यवहारों के अध्ययन तक सीमित रही है, जिसमें जेंडर यानी लिंग को मुख्य विषय नहीं माना गया। यानी जेंडर को कभी भी मुख्य विषय माना ही नहीं गया, महिलाओं को हमेशा ही पीछे रखा गया है। लेकिन जैसे जैसे समाज में महिला आंदोलन मजबूत हुए वैसे वैसे राजनीति में लिंग आधारित असमानता और भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा, क्योंकि जैसे जैसे समाज बदला, महिलाओं की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई तो उन्होंने आंदोलन करने शुरू करे, क्या हमें भी तो समान अधिकार होने चाहिए। महिला आंदोलन ने तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की भूमिका और उपेक्षा को उजागर किया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे महिला आंदोलन की परिभाषा और उद्देश्य। यानी जो महिला आंदोलन होते हैं उनकी किस तरह से हम परिभाषा और उसका उद्देश्य लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे महिला आंदोलन वह संगठित प्रयास है जो स्त्रियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षित करने और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। यह आंदोलन अलग अलग देशों और समस्याओं में भिन्न रूप से उभरा, लेकिन इसका मूल उद्देश्य लैंगिक न्याय समान रहा। यानी देखिए ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग देशों में उभरा, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो लैंगिक न्याय समान ही रहा है, यानी सभी को न्याय मिलना चाहिए लिंग के आधार पर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की उपेक्षा। किस तरह से तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की उपेक्षा की गई है, इसमें आप लिखेंगे पारंपरिक दृष्टिकोण। इसमें आप लिखेंगे पहले राजनीतिक अध्ययन पुरुषों के अनुभवों और भूमिका पर केंद्रित होता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिनिधित्व की कमी। राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को नज़रअंदाज किया जाता था और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि महिलाओं की जो भूमिका होती है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण में असमानता। महिलाओं की ज़रूरतों और हितों को राजनीतिक एजेंडे में स्थान नहीं दिया जाता था, यानी जो महिलाओं की ज़रूरतें हैं, उनका जो हित है, उसको राजनीतिक जो एजेंडा है उसमें स्थान ही नहीं दिया जाता था, उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं माना जाता था। नेक्स्ट अब हम देखें शक्ति संबंधों की उपेक्षा। पितृसत्ता और लिंग आधारित सत्ता संबंधों का विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति में नहीं किया जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम तुलनात्मक राजनीति में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला आंदोलनों का योगदान। किस तरह से, इसमें हम देखेंगे जेंडर को विश्लेषण की श्रेणी बनाना। किस तरह से जो जेंडर है उसको विश्लेषण की श्रेणी बनाया है, इसमें हम देखेंगे महिला आंदोलन ने ये सवाल उठाया कि राजनीति किसके लिए और किसके बारे में है। यानी महिलाओं ने ये सवाल उठाया कि राजनीति किसके लिए हो रही है और किसके बारे में हो रही है, और इस प्रकार जेंडर को विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में स्थापित किया। और इसी वजह से जो जेंडर है उसको एक विश्लेषणात्मक जो श्रेणी है उसमें स्थापित करने का प्रयास किया था महिलाओं ने। सेकंड आप लिखेंगे हाशिए के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना। किस तरह से जो हाशिए के मुद्दे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया गया, इसमें आप लिखेंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा, वेतन, प्रजनन अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीतिक विमर्श में शामिल किया गया। इससे पहले ऐसी चीज़ें या ऐसे मुद्दे जो थे वो राजनीति में नहीं आए जाते थे, जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, समान वेतन हो गया, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के वेतन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, प्रजनन अधिकार हो गए और शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार हो गए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट इन्हें पहले राजनीति में नहीं रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्ता की परिभाषा को व्यापक बनाना। यानी जो सत्ता है उसकी जो परिभाषा है उसको व्यापक बनाया। किस तरह से महिला आंदोलन ने सत्ता को केवल राज्य या चुनाव तक सीमित न रखकर परिवार, समाज और संस्कृति में व्यापक असमानता की सत्ता के रूप में व्यक्त किया, क्योंकि पहले जो सत्ता है वो सिर्फ चुनाव या फिर राजनीति तक ही सीमित थी, बट महिलाओं के जो आंदोलन हुए उन्होंने बताया कि सत्ता जो है वो सिर्फ चुनाव, राज्य या फिर जो हमारे देश है सिर्फ वहीं तक नहीं, बल्कि हमारा जो परिवार है, समाज है, संस्कृति है, उसमें भी हमारी व्यापक है
राजनीति या ये कहें उसमें भी व्यापक होती है राजनीति, तो इसलिए इन्होंने इसे बहुत व्यापक बनाया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन में विविधता लाना। किस तरह से इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन में विविधता लाई, इसमें आप लिखेंगे महिला आंदोलन के प्रभाव से तुलनात्मक राजनीति में अब विभिन्न देशों की जेंडर अनुभवों की तुलना की जाती है। जैसे नॉर्डिक देश में उच्च महिला भागीदारी बनाम दक्षिण एशिया में कम भागीदारी। यानी आप देखिए तुलनात्मक राजनीति में जेंडर के आधार पर भी तुलना की जाती है कि किस देश में जो महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में वो ज़्यादा है और किस देश में कम है, ये भी तुलना की जाती है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे भारत में महिला संरक्षण आंदोलन ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व को उजागर किया है। जो भारत में महिला संरक्षण आंदोलन है उन्होंने ही जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको भी महत्व दिया है, या ये कहूँ महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील में महिला आंदोलन ने तानाशाही शासन के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर जो तानाशाही शासन था उसके खिलाफ लोकतंत्र स्थापित करने में भी महिलाओं ने भूमिका निभाई है। देखिए भूमिका हर जगह महिला निभाती हैं, बट ये होता है कि कहीं उनको नोटिस किया जाता है, कहीं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी उन्हें मुख्य धारा से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ हम नहीं देख सकते, यानी इन्हें भी मुख्य धारा में या फिर ये कहूँ नोटिस किया गया है कि हाँ इन्होंने भी योगदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यूएन वुमेन और CEDAW जैसे वैश्विक मंचों ने तुलनात्मक राजनीति में जेंडर को शामिल करने में सहयोग दिया है, ताकि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें जो जेंडर है, लिंग है, उसको एक तरह से जोड़ा जा सके, ताकि महिला और जो पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे निश्चित रूप से महिला आंदोलन तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की कमी को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक और प्रभावशाली रहा है। इसने न केवल नए प्रश्न खड़े किए बल्कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की दिशा और दृष्टिकोण को भी बदल दिया। यानी देखिए ये जो आंदोलन आ रहे थे या महिलाओं के जो आंदोलन थे उन्होंने सिर्फ तुलनात्मक राजनीति में नए प्रश्न ही नहीं खड़े करे, बल्कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन की दिशा ही उसे ही बदल दिया कि हम इसी तरीके से नहीं, इसके एक अलग और पॉइंट ऑफ व्यू दिया इन लोगों ने कि इसको हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग नज़रिए से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे आज यदि हम राजनीति में समानता, समावेशी और न्याय की बात करते हैं तो इसमें महिला आंदोलन की निर्णायक भूमिका रही है। यानी अगर हम आज राजनीति में अपनी समानता की, समावेशन की और न्याय की बात कर रहे हैं तो इसमें जो महिला के आंदोलन है या महिला आंदोलन थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने ही बताया हमें, या इन आंदोलनों से ही पूरी दुनिया या विश्व को पता चला कि हाँ समानता, पुरुष और महिला यानी स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता, समावेशिता और न्याय होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड यहाँ हमारे जो होल बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद आंसर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम ID भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।